ओम बोलो, ओम बुलबुल तैसे कि क्या बच्चा सुनता है, आपके बोलने पे पलट के देखता है, बच्चा आंख में आंख नहीं डालता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाना, स्क्रीम करना, यानी कि मोबाइल वगैरह में बच्चे ABCD 1 2 3 4 तो देख रहे हैं, ABCD तो पहचान गए, अब मम्मी पापा को नहीं पहचान रहे। उनका बच्चा एक टनल विज़न क्रिएट कर लेता है, उनके लिए पूरी दुनिया मोबाइल हो जाती है, किसी भी आवाज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मल बच्चे अगर 10 टाइम्स में कोई सीखता है, तो इन बच्चों को 10,000 बार सिखाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज़। कुछ बीमारियां या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी में होती हैं वो नेचुरल होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो हमारी गलतियों के थ्रू होती हैं। उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं उसको। प्रॉब्लम्स का एक नाम है ऑटिज़म, और पटना में एक ऐसा सेंटर है, ऑटिज़म सेंटर है, जहाँ पर बच्चों का काफ़ी बेटर ट्रीटमेंट होता है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट होता है। बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर शची गुंजन है हमारे साथ में, जो कि बहुत टाइम से इस फील्ड में लगी हुई हैं। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने ठीक भी किया है, बहुत सारे नॉर्मल होके भी निकले हैं। मैम, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर शची गुंजन हूँ, और ये मेरा प्रोडिजी सेंसरी इंटीग्रेशन रिहैब फाउंडेशन ऑटिज़म सेंटर है। इस बेसिकली ये सिर्फ ऑटिज़म सेंटर ही नहीं है, यहाँ हर स्पेशल नीड के बच्चे, जैसे सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा है, डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, डिलेड माइलस्टोन है, डिसलेक्सिया है, यानी कि जिसको पढ़ने में तकलीफ़ है, डिस्ग्राफिया है, लिखने में तकलीफ़ है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, स्पीच प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का इस तरह का डेवलपमेंटल डिले या कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों से रिलेटेड, तो उन सब की थेरेपीज़ हमारे यहाँ होती हैं, जिनका कि मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है। और ये थेरेपी के थ्रू इन बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है। कुछ बच्चे नियर अबाउट नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर थेरेपी, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अगर हो तो इन बच्चों में ज़रूर इंप्रूवमेंट होता है। ये तो मैंने देखा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ऑटिज़म होता क्या है। आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, ये ऑटिज़म जो है ना, इसका अवेयरनेस अभी कम है, स्पेशली हमारे बिहार सोसाइटी में। लेकिन अभी जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। अभी भी गांव वगैरह के एरिया से भी कुछ बच्चे आते हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं है कि क्या, उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि बच्चा बोलता नहीं है। मैं एक सवाल करती हूँ कि क्या बच्चा सुनता है, आपके बोलने पर पलट के देखता है? तो नहीं, वो अपने नाम का रिस्पॉन्स नहीं करता है। बट आप उसके मतलब की चीज़ें कहिए, आप चिप्स ले लो, कुरकुरे ले लो, वो आपके पास आएगा। इसका मतलब है कि बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, समझने में प्रॉब्लम है। वो अपने मतलब की चीज़ समझता है, बट सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं, जो सोशल नॉर्म्स की बातें हैं, वो बिल्कुल उससे अवेयर नहीं है। इसको कहते हैं कि सोशल बिहेवियर में उनके डिसफंक्शन है, यानी कि वो क्या होता है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, माँ बाप कौन है, इसको भी वो नहीं पहचानते हैं। बट अपनी नीड, अपनी ज़रूरतें वो पहचानते हैं। इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि आखिर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होंगे जो बहुत कुछ प्रॉमिस करते होंगे, लेकिन जो आउटपुट है वो ज़ीरो होता होगा। आप कहते हैं कि अगर डॉक्टर मना कर देते हैं तो आप उसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं कि आप मेरे पास लाइए बच्चे को, इम्प्रूवमेंट हम कराएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है इसका? सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चे पे 1.5-2 साल का जब होता है तो उस पर नज़र रखिए कि उसमें क्या क्या है। अगर बच्चा आपसे बात करते वक्त आई कांटेक्ट करता है या आपको रिस्पांस देता है, आपने कुछ भी बोला, उसका नाम ही पुकारा, उसने पलट के देखा, पापा हैं तो पापा की तरफ देखा, दादी हैं तो दादी की तरफ देखा, इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो सोशल नॉर्म्स को रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो ये सोचना कि वो देर से बोलेगा, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, इस बात पे अटकने के बजाय ये हमें देखना है कि वो बच्चा जो है हमें रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, हमें रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बच्चा आंख में आंख नहीं डालता है, अपने आप से खेलते रहता है। अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे, अगर आप देखिएगा कि यूजुअली बच्चे अगर साथ में रहते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, पर वो बच्चा अलूफ एकदम कोने में जाके एकांत होकर के खेलेगा। कोई एक चीज़ से बहुत ज़्यादा क्लिंगी होगा, स्टिक करेगा, कोई एक बिहेवियर वो बना लेगा या पैटर्न फॉलो करेगा। खुश होगा तो बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैप करना, कभी कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाना, स्क्रीम करना, इधर उधर दौड़ना, स्थिर बिल्कुल नहीं बैठते हैं, एकदम एक जगह उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं देते हैं, लगता है बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। और कभी कभी देखिएगा कि ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं और कोई एक कॉर्नर पे बैठ के देख रहे हैं, वो लॉस्ट रहते हैं। ये लॉस्टनेस का बहुत बड़ा ऑटिस्टिक बच्चों का ये सबसे मेजर एक क्या थॉट कोई चलता है या फिर वो ब्लैंक रहता है?
देखिए, ये थॉट प्रोसेस उनका अपने तरीके का रहता है, क्योंकि कोई भी माइंड खाली नहीं होता, हम यही जानते हैं जहाँ तक हमने सुना। पर उनका जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग होता है। उनकी दुनिया अलग होती है, वो अपने आप में रहते हैं, वो इन आसपास की चीज़ों से रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। वो लेटर्स को, नंबर्स को, ये सब चीज़ों को पहचानते हैं, बट मम्मी कौन है, पापा कौन है, फलाना चीज़ कर दो, ये करो, वो चीज़ों को नहीं समझ। एज अ रोबोट वो काम करते हैं। हाँ, एज अ उनको लगता है जितना वो उनको अच्छा लगता है। कई एक बार बच्चे होते हैं, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मोबाइल वगैरह में बच्चे ABCD 1 2 3 4 तो देख रहे हैं, ABCD तो पहचान गए, अब मम्मी पापा को नहीं पहचान रहे। मोबाइल इंड्यूस्ड ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है इतना ज़्यादा, पेरेंट्स ने अपने काम के प्रति वो जिम्मेदारी है, या कभी कभी मदर्स भी, इन जनरल भी, हाउसवाइफ लोग भी पकड़ा देती हैं और घर के कामों में लग जाती हैं। उनका बच्चा एक टनल विज़न क्रिएट कर लेता है, उनके लिए पूरी दुनिया मोबाइल हो जाती है। उसके बाद वो, उनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं होता। तो मोबाइल इंड्यूस्ड अभी के डेट में ऑटिज्म बहुत हो रहा है, और मोबाइल एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। प्रॉब्लम कैसा है, मतलब जेनेटिकल है या फिर किस वजह से ये चीज़ होता है? देखिए, अभी तक तो ये रिसर्च का वर्क है। कुछ चीज़ों में बोला जाता है कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की वजह से होता है, बट ये केसेस बहुत कम मिलते हैं। ये यूजुअली सोसाइटी इंड्यूस्ड है। पहले इस तरह के बच्चे नहीं होते थे। आजकल इन बच्चों में सेंसरी का प्रॉब्लम, सेंसरी इन द सेंस कि किसी चीज़ को टच नहीं करेंगे, किसी भी आवाज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। एम मैंगो का स्पेलिंग कर दो, स्पेलिंग कर दो। एम मैंगो, एम AN G O मैंगो। ये क्या? तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं बच्चों को। कहीं भी अगर आप मिट्टी में नहीं खेलने देते हो, बालू में नहीं खेलने देते हो, बाहर पार्क एक्टिविटी नहीं ले जाते हो, बच्चे घर में इतने बंद हो गए हैं। डिसिप्लिन के नाम पे ये सब कुछ चल रहा है। वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और बच्चे जो हैं उनमें सेंसरी लैकिंग हो जाता है। उनका एक नेचुरल ग्रोथ जो है वो रुका हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास जब बच्चा आता है तो मैं तो सीधे बोलती हूँ कि आप उसको गीली मिट्टी टच कराओ, देखो वो टच करता है कि नहीं। वो बच्चे नहीं करते हैं। जो बच्चे मिट्टी से खेलना चाहते हैं, हमारे बच्चे मिट्टी को टच नहीं कर रहे हैं, तो सेंसरी इश्यूज उससे डेवलप हो रहा है। रेशियो क्या होता होगा? जैसे अगर हम बात करें कि अगर 50 बच्चे हैं एक मोहल्ले में, तो कितना रेशियो होगा ऐसे अगर अभी तो जैसे बाहर के लर्निंग के अकॉर्डिंग 10 में से 1 बच्चा हो रहा है, बट अभी भी इंडिया में ये आप मान के चलिए कि हर 50 में से 1 बच्चा तो कम से कम आपका इस तरह के प्रॉब्लम का शिकार है, जिसमें कि ऑटिज्म का या सोशल अवेयरनेस का या हाइपर एक्टिव ADHD का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। हंसते कैसे हो? जोर से, जोर से। बेबी कैसे रोता है? बेबी कैसे रोता है? हाँ। ABCD पता है? सुना दो। A ये जो काम है, ये जो ट्रेनिंग है या थेरेपी है, ये एक टीम वर्क है आपका। टीम का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है आपका? देखिए, हमारा पूरा ही टीम वर्क ही है, और एक डेडिकेटेड टीम अगर इसके लिए हो तो बहुत अच्छा है। जैसे हमारी जो टीम है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर, ये एक हमारा बेसिक टीम होता है, जिसमें कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन से। जिन बच्चों को फिजियो की रिक्वायरमेंट है या बैलेंसिंग प्रॉब्लम है चलने फिरने में, जैसे कि अभी आपने एक बच्चा देखा, उसमें वो चल नहीं पा रही थी, 3.5 साल की थी पर वो चल नहीं पा रही थी, तो उसमें फिजियोथेरेपी का भी रोल है। इसके अलावा उसका कॉग्निटिव बिहेवियर, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे हो, इन सब पे भी हम काम करते हैं। स्पीच अगर नहीं है उस बच्चे को, जैसे इस बच्चे में हाँ बोल नहीं पा रही है प्रॉपर तरीके से, तो स्पीच थेरेपी होती है। पापा बाबा 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 बोलो बाबा। दादा दादा दादा। तो इतना तक आते आते बच्चे जब चीज़ें समझने लगते हैं तो उनको स्पेशल तरीके से हम पढ़ाते हैं, उसको स्पेशल एजुकेशन में डालते हैं। कुछ बच्चों में बहुत बिहेवियर इश्यूज़ होता है, कहाँ कैसे बैठना है, कैसे उठना है, स्क्रीम नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, कहीं अगर गए हैं पार्टी में तो कैसे बिहेव करना है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए बिहेवियर थेरेपी की। Apple. दिस इज Mango. इसका प्रोनाउंसिएशन तो एकदम फॉरेनर वाला है। और ये क्या है रियांश? Mango. और मैंगो, Watermelon. वाटरमेलन, ये Orange. ये क्या है? वो Grapes. मुझे ही पढ़ा रहा है। ये Pineapple. ये क्या है? बनाना, Banana. और ये क्या है? Strawberry. स्ट्रॉबेरी, वेरी नाइस।
जैसे आपने कहा कि अलग अलग लोकेशन से लोग आपके पास शिफ्ट होते हैं, इनफैक्ट पटना में आके यहाँ पर बस जाते हैं एक तरीके से कि बच्चे जो हैं वो उनके इम्प्रूव करें कहीं ना कहीं। तो ये जो ट्रस्ट है वो आपने कैसे बनाया? देखिए सिर्फ पटना ही के नहीं, अभी मेरे पास एक दो बच्चे हैं, एक यूके का है, लंदन का है, वो 1 साल से यहीं है और वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यूएसए का एक बच्चा, 2 बच्चे हैं बल्कि, यूएसए के 2 बच्चे हैं हमारे पास, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बेल्जियम की एक लड़की है, वो बेसिकली इंडियन ही है बट उनके फादर अभी वहाँ रह रहे हैं, मदर यहाँ पे लेकर के उनको और ट्रीटमेंट के लिए, और उन बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो आपने ये भी बताया था कि कुछ बच्चे हैं जो अब नॉर्मल स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं, तो ये कैसे हुआ? हमारे यहाँ देखिए इन बच्चों पे के लिए एक स्कूल की प्री स्कूल ट्रेनिंग भी चलती है। जो बच्चे अब मान लीजिए आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अच्छा कर रहे हैं, अब इम्प्रूव कर गए हैं, स्पेशल एजुकेशन के थ्रू या स्पीच थेरेपी के थ्रू बोलना सीख गए हैं, कम्युनिकेट करना सीख गए हैं, बट ये बच्चे स्कूल का जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम है, उसको पालन करने में इनको डिफ़िकल्टी है क्योंकि वे इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो एक प्री स्कूल के बेसिस पे कि स्कूल में जाने से पहले इनकी क्या है कि आपको प्रेयर की लाइन में लगना है, टीचर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, आपको ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना है, राइम्स के वक्त कैसे सब बच्चे राइम्स मिल करके एक साथ करेंगे, बोलेंगे, वो सारी ट्रेनिंग हम देते हैं। और उसके बाद जब वो बच्चे जा रहे हैं स्कूल में मतलब इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो उनका काफ़ी अच्छा रिमार्क हमें मिल रहा है, रिस्पॉन्स रहता है। और इनको ये भी नहीं पता कि डेली रूटीन एक्टिविटी, तो इनको पेरेंट्स को हम ये बोलते हैं कि आप बच्चे जब सुबह से उठते हैं तब से फ़ोटो क्लिक कर करके सब रूम्स में चिपकाइए कि आपने उठा, अब जाएंगे हम ब्रश करने, जहाँ पे ब्रश करना है वहाँ ब्रश करते हुए एक फ़ोटो लगाइए, नाउ ब्रशिंग, अब हमारा ये मिल्क टाइम है तो एक मिल्क पीते हुए फ़ोटो आप डाइनिंग टेबल पे लगाइए। इस तरीके से ये बच्चे लर्न करते हैं। इनको लर्न कराना, जैसे नॉर्मल बच्चे अगर 10 टाइम्स में कोई सीखता है तो इन बच्चों को 1000 बार सिखाना पड़ेगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट। तो इसलिए पेशेंटली वर्क करना पड़ता है। जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट आप दे रही हैं यहाँ पे वो बहुत डिफरेंट है एक तरीके से, और जो लोग नॉर्मल अगर कोई आता है उसको बहुत एक्सपेंसिव लगेगा थोड़ा, क्योंकि हर जगह एक चीज़ आके अटकती है, वो होता है बजट, कि किस बजट में कहाँ पे क्या मिल पाएगा। तो उसके हिसाब से क्या रेशियो है यहाँ पे? अगर कोई पेरेंट आता है जो कि कैपेबल नहीं है, पे नहीं कर पाता, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? जो कैपेबल नहीं है उनके हम चार्जेस काफ़ी कम कर देते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी सोसाइटी में लाना ज़रूरी होता है। और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि मतलब वो जानते हैं कि इस तरह के भी बच्चे हैं, तो वो लोग खुद जो अच्छे कैपेबल पेरेंट्स हैं, कई एक बार वो लोग खुद आगे बढ़ के आते हैं और बोलते हैं कि चूँकि एक थेरेपिस्ट एक बच्चे पे 1.5 से 2 घंटे काम करता है और दिन भर में वो 4-5 थेरेपिस्ट, तो उनका भी अपना बहुत सारा चीज़ रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें, तो इस तरीके से पेरेंट्स भी बहुत बार सपोर्ट कर देते हैं। और हम अपनी तरफ से भी कोशिश हमारी यही रहती है कि जितना हम मिनिमम उसमें चार्ज कर सकें उससे हम मिनिमम चार्ज लेते हैं, ताकि थेरेपिस्ट को एक कुछ अमाउंट हम पे हो, हम संस्था को उसके लिए उसमें बिल्कुल संस्था के लिए जो भी बनता है वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। एट लास्ट आपकी तरफ से जो लोग आपको देख रहे हैं उसको क्या मैसेज देंगे कि जो अवेयर नहीं है अभी, उनको लगता है कि उनका बच्चा थोड़ा सा मंदबुद्धि है, वो उसको समझ के और लाइफ टाइम उसको वहीं छोड़ देते हैं, वो लड़का खुद में सर्वाइव करता है, जैसे जीता है वैसे ही लाइफ टाइम गुजार देता है, आगे बढ़ के वो नहीं आ पाते, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, हर बच्चा जो है ईश्वर की देन है। कई एक पेरेंट्स हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बहुत बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा ये बात सोचिए कि जब भी हम उसका काम शुरू करें हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट होता है। बोला तो 2 साल से लेकर के 28 साल तक का भी हमारे यहाँ स्टूडेंट है, उन सब में इम्प्रूवमेंट है। तो आप ये एक, मैं जानती हूँ कि संघर्ष है, हाँ एक संघर्ष है, उन पेरेंट्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चैलेंजिंग हो जाता है, बट एक उम्मीद पे रहिए और ये बच्चे ठीक होते हैं, बहुत बच्चे ठीक होते हैं, बहुत बच्चे नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं। अभी हम लोग इस पे आगे हम एक स्कूल का प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और बड़े लेवल पे, जिसमें हम कंप्यूटर वगैरह एजुकेशन वगैरह भी इन बच्चों के लिए रखेंगे, और म्यूज़िक थेरेपी, योगा थेरेपी, ये सब क्लासेस भी हम उसमें अरेंज करेंगे। योगा तो अभी होती है, म्यूज़िक थेरेपी वगैरह जितनी भी इन बच्चों के सुधार के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस भी हमारे यहाँ अभी तो फ़िलहाल छोटे लेवल पर हो रहे हैं, पर इसको हम एक ग्रैंड लेवल पर कुछ 1-2 महीनों में इसको हमने यहाँ पे डाला है कि इसको स्टार्ट करेंगे। और होपफुली आप बिल्कुल होपफुल रहिए कि ये बच्चे जो हैं वो ज़रूर इम्प्रूव करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुआ ये मेरा जो ये प्रोडिजी सर्व सेंटर है, ये विवेकानंद मार्ग में 5A/17 बिग डैडी अपार्टमेंट पटना में स्थित है। ये बोरिंग रोड में आपका स्थित है। आई थिंक कि आपके जितने क्वेरीज़ होंगे वो यहाँ पर ख़त्म हो गए होंगे। अगर आपको और भी कुछ जानना है, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है, तो
एक बार डेफिनेटली एक बार आप यहाँ पर आके मिलिए, एटलीस्ट एक बार काउंसलिंग करके दिखाइए अपने बच्चों का कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और फिर आपको कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।